हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपी आराम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे यूजीसी नेट के इतिहास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिसको हम यूथ कॉम्पिटिटिव डिफेंस की बुक से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं कोई और बुक पहले कंप्लीट कराऊं तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए मुझे उस बुक का नाम। मैं पूरी कोशिश करूंगी उस बुक को पहले कंप्लीट कराने की। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस बुक के सारे वीडियो आपको एक साथ दे दूं तब भी आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं सारे वीडियो की लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी। हमारा टॉपिक है विविध आधुनिक भारत के क्वेश्चंस। इसका चैप्टर मतलब जो पार्ट 1 था वो हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट 2 होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 146 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा नया पॉइंट है हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी। हैप्पी क्लब की स्थापना की थी गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। मतलब पूरे बिल्कुल एकदम गोविंद आए थे तो हैप्पी आ गई आपके अंदर। तो हैप्पी क्लब की स्थापना की थी गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। गोविंद बल्लभ पंत ने 1930 में हैप्पी क्लब की स्थापना की। पंत स्वतंत्र संघर्ष के प्रमुख नेताओं में से एक थे जो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। इन्होंने 1870 में डिबेटिंग क्लब और 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस भी स्थापित किया था। तो 1870 में इन्होंने बनाया था डिबेटिंग क्लब और 1912 में बनाया था इन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस। हैप्पी क्लब की स्थापना की थी इन्होंने गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा की गई थी 1903 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। ये 1887 में बनाए गए थे। कहाँ पे? 1887 में मद्रास में बनाए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा वार्षिक अधिवेशन 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आता है सिराजुद्दौला द्वारा फोर्ट विलियम पर कब्जा कब किया गया था। तो जो सिराजुद्दौला हैं इनके द्वारा फोर्ट विलियम पर कब्जा किया गया है 1756 में। कब किया गया है? 1757 की लड़ाई के पहले 1756 में स्थापित किया गया है फोर्ट विलियम पर कब्जा। किसने किया है? सिराज अपने सर पर रखा है, सिराजुद्दौला ने किया है। 16 जून 1756 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 30,000 सिपाही, 20,000 घुड़सवार और 400 प्रशिक्षित हाथियों के साथ फोर्ट विलियम पर डेरा डाला और यह व्यवसाय को लेकर अंग्रेजों से क्रोधित था। 2 दिन की लड़ाई के बाद 18 जून को गवर्नर रोजर ड्रैक किले में महिला और बच्चे कुछ अंग्रेज सिपाहियों को छोड़कर नदी के रास्ते भाग गए। नवाब की सेना 20 जून 1756 को किले पर कब्जा कर लेती है और 20 जून 1756 को कालकोठरी की घटना होती है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कर्नल क्लाइव के सियार के रूप में जाना जाता है। तो कर्नल क्लाइव का सियार कौन कहलाता है? तो जहां जाएगा वहां पे फड़फड़ाएगा। तो मीर जाफर, याद करने की ट्रिक ठीक है ना। कर्नल जो क्लाइव है उसका सियार कहलाता है मीर जाफर। 30 जून 1757 में क्लाइव को मीर जाफर को मुर्शिदाबाद में बंगाल के नवाब के पद पर आसीन किया गया। मीर जाफर अपनी राजनीतिक शक्ति के लिए कंपनी की दया पर निर्भर था। कंपनी को 24 परगना की जागीर और क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से बहुत धन उपहार भेंट किया गया था। मीर जाफर को कर्नल क्लाइव के सियार या गीदड़ के रूप में भी जाना जाता है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके कहाँ लेके गया था? वह लेके गया था मुंगेर। मीर कासिम मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को लेके गया था मुंगेर। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को 1762 में मुर्शिदाबाद से मुंगेर बिहार में स्थानांतरित की थी। मीर कासिम अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचाव करने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी थी। इसने अपनी सेवा को यूरोपीय ढंग से गठित करने के लिए मुंगेर में बंदूकों और तोपों के खाने की भी स्थापना की थी। खुद की सेना के लिए तोपों की और बंदूक के कारखाने की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? मुंगेर में की गई थी। हैदराबाद राज को किसने स्थापित किया था? जो हैदराबाद
रियासत है उसको स्थापित किया गया था चिनकुलीस खां के द्वारा। चिनकुलीस खां के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में तात्कालिक दक्कन के सूबेदार चिनकुलीस खां निजामुल मुल्क ने की थी। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने उसे 6 सूबों की सूबेदारी सौंपी थी। इसका मुख्यालय औरंगाबाद था। हैदराबाद प्रथम भारतीय राज्य था जहां पर बेलीजली की सहायक संधि के तहत एक आरक्षित सरकार रखना स्वीकार किया गया था। मतलब ये आरक्षित सरकार रखेंगे किसने स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम ने। किससे? तो बेलीजली की सहायक संधि के तहत। नेक्स्ट आते हैं सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रीफ का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है सिंचाई विभाग से। किससे संबंधित है ये? सिंचाई विभाग से संबंधित है, सिंचाई से संबंधित है। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में स्कॉट मैनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग के पूर्ण प्रश्न की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने सुझाव दिया कि 4.5 करोड़ रुपए अतिरिक्त धन आने वाले 20 वर्षों में सिंचाई व्यवस्था पर व्यय किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित घटनाओं को सही तिथि क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या होगा? देखो जो हमारा मीर जाफर है वो क्लाइव के साथ मिल जाता है। उसके पहले क्या होगा? ब्लैक होल की घटना होगी, है ना। फिर होगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1764 को। ब्लैक होल की घटना हुई थी 1756 में। अरे यार पेन कहाँ गया? देखो जो हमारा मीर जाफर है ब्लैक होल की घटना कब हुई है? सबसे पहले यही होती है 1756 को हुई थी। उसके बाद क्लाइव इंग्लैंड वापसी, मतलब जो क्लाइव है वो जीत गया था 1857 के प्लासी के 1757 के प्लासी के युद्ध में। फिर क्लाइव को कहाँ भेज दिया गया था? इसको इंग्लैंड भेज दिया गया था, है ना। तो ये 1760 में इंग्लैंड चला जाता है वापस। उसके बाद क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। फिर जब बक्सर का युद्ध कंप्लीट होता है फिर उसके बाद होती है मीर जाफर की मृत्यु 1765 में। और उसके बाद होती है इलाहाबाद की संधि। 1765 में ही होती है इलाहाबाद की संधि। ब्लैक होल की घटना हुई थी 20 जून 1756 को। क्लाइव का इंग्लैंड वापसी हुई है 1760 में। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है। मीर जाफर की मृत्यु 1765 में हुई। इलाहाबाद की संधि 12 से 15 या 16 अगस्त 1765 को हुई थी। भारत आने वाले पहले जहाज का नाम क्या था? तो जो पहले जहाज आया था उसका नाम था रेड ड्रैगन। जो भारत आने वाला पहला जहाज है रेड ड्रैगन। भारत आने वाला पहला जहाज अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक एक अंग्रेजी जहाज 1608 में सूरत के बंदरगाह पर लाकर रुका था। हॉकिंस ही पहला अंग्रेज था जो कि समुद्री मार्ग से भारत आया था। दिए गए विकल्पों में हेक्टर नहीं है, तथापि रेड ड्रैगन इसी जहाजी बेड़े में शामिल था। इसमें हेक्टर जहाज था। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित कथनों में से भारत में रेल मार्ग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। भारत में पहला संचारित रेल मार्ग रेड हिल रोड था जो कि 1836 में बना था। तो पहला ही गलत हो जाएगा। राजा मुंद्री के निकट 1845 में निर्माण सामग्री को ढोने के लिए बना संचालित रेल मार्ग है। तो ये सही हो जाएगा। राजा मुंद्री के निकट 1945 में निर्माण सामग्री को ढोने के लिए बनाया गया था संचालित रेल मार्ग। तो ये सही है। 6 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी बॉम्बे के ठाणे वाया कल्याण में चलाई गई थी। तो ये भी सही है। 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के लिए एक सवारी गाड़ी पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी। तो ये भी सही हो जाएगा। भारत के लिए पहला रेल प्रस्ताव 1832 में मद्रास में बनाया गया था। देश की पहली ट्रेन रेड हिल रेलवे 1837 में मद्रास के लाल हिल्स से चित्ता डिपेट पुल तक चली थी। और 1845 में राजमुंद्री के पास गोदावरी नदी पर बना रहे बांध के निर्माण सामग्री के लिए इसका विकास किया गया था।
मद्रास, लाल हिल से चित्तदा दीपेट। पाकिस्तान जो पानीपत है उसके तृतीय युद्ध के समय जाट शासक सूरजमल की क्या भूमिका थी? तो जो सूरजमल है वह इस युद्ध से अलग रहे थे। सूरजमल ने कोई भूमिका नहीं निभाई थी। पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासकों के बीच हुआ था। इस युद्ध में जाट शासक सूरजमल तटस्थ रहे थे। मार्च 1758 में पेशवा रघुनाथ राव दिल्ली पहुंचा और उसने नजीबुद्दौला को दिल्ली से निकाल दिया, जिसके पश्चात पंजाब को लूटा था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित अवध के नवाबों को कालानुक्रम में आरोही क्रम में जमाना है। तो पहले से हमें बाद तक जमाने हैं। तो पहले आते हैं अशफुद्दौला, फिर उसके बाद है दूसरे मिर्जा वजीर अली, तीसरे आते हैं शहादत अली खां और चौथे आते हैं गाजी उद्दीन। पहले आते हैं शहादत खां जो कि 1712 से 1739 तक, फिर सफदरजंग 1739 से 1754 तक। इनको याद करना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। शुजाउद्दौला 1754 से 1775 तक, अशरफुद्दौला 1775 से 1797 तक, वजीर अली 1797 से 1798 तक, फिर आते हैं शहादत अली खां 1798 से 1814 तक, फिर आते हैं गाजीउद्दीन हैदर अली खां, ये 1814 से 1827 तक रहे हैं। नसरुद्दीन हैदर 1827 से 1837 तक, मोहम्मद अली शाह 1737 से 1742, अमजद अली 1842 से 1847 तक, और वाजिद अली शाह ये अवध के नवाब हैं और ये 1847 से 1856 तक रहे हैं। देखो इनको याद करना पड़ेगा जो कि जरूरी है। तो हम इनकी बनाते हैं ट्रिक। तो अवध में आप गए है ना, तो क्या आपको कुछ आदत, वहां के सफर की आदत करनी पड़ेगी। तो आदत करनी पड़ेगी सफर की, क्योंकि वहां पे आप जाओगे तो थोड़ा सा सूझ जाओगे, है ना। आसान नहीं है अशरफ, और वहां का वजीर की आदत लगाना, बस वहां की वजीर की आदत लगाना। पहले आते हैं अवध जाओगे, आदत लगानी पड़ेगी क्योंकि वहां का सफर सुझा देता है, आसान नहीं है, वहां के वजीर से आदत लगाना। फिर गांजा, क्योंकि जो वजीर है उसकी याद देखो आसान नहीं है। यहाँ तक याद हो गया क्या क्या? शहादत खां आदत लगानी पड़ेगी, शुजाउद्दौला नहीं, सजा, अरे शहादत, आदत का शहादत खां आदत लग गई। सफरुद्दीन सफर नहीं है, सुजा देगा, वहां का आसान नहीं है, तो अशरफ जा, क्योंकि वहां का वजीर है उसको आदत है गांजे की, बस नशा करता है गांजे का। मोहल्ले में अमजद और वाजिद आना जाना वर्जित है, मोहल्ले में आना जाना वर्जित है। वहां का जो वजीर है उसकी आदत है गांजा फूकने की, नशे में रहता है, मोहल्ले में आना जाना बंद है या वाजिब है। बस याद हो गया। इसको 2-3 बार करना याद, रिवाइज तो हो जाएगी पूरी याद, और जब आप एग्जाम में देखोगे तो बिल्कुल एकदम याद रहेगी कि हाँ सही बोल रहे थे। चलो पहला नीचे दिए गए हैं वक्तव्य और कथन। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद बंगाल से मुंगेर बिहार स्थानांतरित की थी, तो ये सही हो जाएगा, मीर कासिम ने किया था इसको। वह अवध के नवाब के साथ निकट संबंध चाहता था, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं बल्कि वो अंग्रेजों से छुटकारा चाहता था, तो पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। मीर जाफर के बाद मीर कासिम जो कि 1760 से 1763 तक 3 साल तक बंगाल का नवाब रहा, इसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद बंगाल से मुंगेर बिहार स्थापित की थी। वह सद्रण किलेबंदी की थी। मीर कासिम ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों का प्रभाव बहुत बढ़ गया था और वह उनके प्रभाव से मुक्ति पाना चाहता था, ना कि अवध के नवाब के साथ निकट संबंध बनाए रखने के लिए उसने राजधानी परिवर्तित की थी। इसलिए बी गलत है और आर तो ए था वो सही है। 1901 में सिंचाई आयोग का गठन किया गया था, किसके समय? कर्जन के समय। लेकिन कौन था इसका अध्यक्ष? तो सर सी स्कॉट मैनक्लीफ थे, बिल्कुल मैडवैन, बिल्कुल एकदम मैनक्लीफ थे। कर्जन ने कृषि एवं भू व्यवस्था के सुधार के लिए निम्न उपाय किए थे। इनने नई नहरों के निर्माण हेतु सुझाव दिए थे। सर कॉलिन स्कॉट मैनक्लीफ की अध्यक्षता में 1901 में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। 1904 में किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक सहकारी उधार समिति अधिनियम पारित किया गया और 1905 में पूषा कृषि अनुसंधान की स्थापना की गई। कब की गई थी? 5 से पूषा।
और एक सहकारी उधार समिति अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट आता है यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया था? हस्बैंड मिशन यंग हस्बैंड के लिए भेजा था। तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए भैया कि तिब्बत में जाओ और रूस का षड्यंत्र विफल कर दो, अपने यंग हस्बैंड को भेजा था, तो यंग हस्बैंड मिशन भेजा था। यंग हस्बैंड मिशन अंग्रेजों द्वारा तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए भेजा गया था। यह घटना लॉर्ड कर्जन के समय 1903 ईस्वी की है। 7 सितंबर 1904 को यंग हस्बैंड ने अपनी शर्तें मनवा ली। इसके अनुसार तिब्बत को 1 लाख रुपए आर्थिक दर से 75 लाख रुपए युद्ध क्षति के रूप में देने थे। नेक्स्ट आते हैं ब्रिटिश सरकार में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की थी, अपना एक भव्य दरबार लगाया था। तो वह राजा कौन सा है? तो उनका नाम है जॉर्ज पंचम। कब आए थे? 1911 में आए थे। ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की थी, अपना एक भव्य दरबार लगाया था, वह राजा जॉर्ज पंचम थे। इसने यह आयोजन 1911 में दिल्ली में आयोजित किया था। नेक्स्ट आते हैं बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खी से की है? खुद ने तो पहली वर्दी, तो अलीवर्दी खां। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अलीवर्दी खां ने अपने स्वतंत्र शासन स्थापित किया था। वह शासी कूटनीतिज्ञ था। उसने अपने समय में यूरोपियन जातियों को ना तो अपने सूबे में संघर्ष करने दिया था, ना ही सूबे की राजनीति में उन्हें हस्तक्षेप करने दिया था, बल्कि अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करते थे। कहते थे कि यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि उन्हें छेड़ दिया जाए तो काट कर मार डालेंगी। निम्नलिखित में से किसने 1900 के चीन युद्ध में भाग लेने के लिए चीन पदक प्राप्त किया था? तो इनका नाम है महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह है। इन्होंने चीन के युद्ध में भाग लेने के लिए चीन पदक प्राप्त किया था, दिया गया था। कौन है ये? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह 1900 के चीन युद्ध में भाग लेने के लिए चीन पदक प्रदान किया गया था इनको। नेक्स्ट आते हैं पलासी किस नदी के किनारे स्थित है? जो पलासी है वो स्थित है भागीरथी के किनारे। पलासी पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में गंगा की सहायक भागीरथी की तट पर स्थित है। पलासी का युद्ध 27 जून 1757 को बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के मध्य युद्ध हुआ था। इससे शुजाउद्दौला की हार हुई थी इसमें। नेक्स्ट आते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसको बनाया गया है तमिलनाडु में। इस किले का जो निर्माण है वह मूसलीपट्टनम में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की काउंसिल की एक सदस्य फ्रांसिस डे ने 1639 एडी में चोल मंडल तट पर किया था, चोरी ना हो जाए इसलिए। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में लिखिए। तो सबसे पहले होती है कालकोटरी की घटना, फिर उसके बाद होता है पलासी का युद्ध होता है, उसके बाद होती है बक्सर का युद्ध, फिर होती है मीर जाफर की मृत्यु, फिर उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद होती है इलाहाबाद की संधि। कालकोठरी की घटना 20 जून 1756 को, इस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। फिर आता है बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना से पराजित हुई थी, जिसका नेतृत्व मेजर मुंडो ने किया। फिर आते हैं मीर जाफर की मृत्यु, ये फरवरी 1765 को हुई थी। इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 को हुई है। निम्नलिखित तो कौन सी घटना सम्मिलित नहीं है? ओके, ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को हुई थी। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। बक्सर का जो युद्ध है वो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, लेकिन जो देवगांव की संधि है वह 17 दिसंबर 1818 को नहीं हुई थी, 1803 को हुई थी। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756, पलासी का युद्ध 23 जून 1757, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. होम ने मुंबई में की थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। सन
1885 से सन 1905 के बीच की अवधि को किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है उदारवादी या मंदगामी अवस्थान। सन 1885 से सन 1905 तक के कार्यकाल को नरमवादी शांतकाल कहा जाता है। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद जनता में क्रांतिकारी विचारधारा का फैलाव तेजी से बढ़ा, जिसके कारण 1905 के बाद के समय को उग्रवादी काल कहा जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। नवाब सलीमुल्लाह इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला आया था या शिमला में मिला था। नेक्स्ट आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है बिमल चंद्र बनर्जी। ऑप्शन में तो है नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, तथा भारतीय महिला जो कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में, उनका नाम है सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बिमल चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन में है ही नहीं। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने मुदीमन कमेटी में सेवा प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया गया है कहाँ पर? तेज बहादुर सप्रू के द्वारा। किसने किया है? तेज बहादुर सप्रू के द्वारा किया गया है। मूडीमैन, इनका मूड थोड़ा तेज था, है ना, माइंड से तेज थे, इसलिए इनको किया था। और ज्यादा सफर भी नहीं करेंगे। मूडीमैन तो मूडी थे, इनका दिमाग क्या था? मूडी था, थोड़ा सा तेज था, तो तेज बहादुर सप्रू बनाए गए थे। मूडीमैन समिति 1924 में गठित की गई। सर अलेक्जेंडर मूडीमैन की अगुवाई वाली समिति थी, जिसे ब्रिटिश और भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, जो कि भारतीयों के पूर्ण स्वराज घोषणा के संदर्भ में भारतीय नेताओं की मांग को पूरा करने के लिए किया गया था। इसके सदस्य में आते हैं सर शिव स्वामी अय्यर, डॉक्टर R.P. परंजपे, सर तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना और विजय चंद्र मेहताब इसके सदस्य थे। कमेटी आरंभ की थी, तो जो मूडीमैन कमेटी है इसको प्रारंभ किया था तेज बहादुर सप्रू ने। इसके सदस्य कौन कौन से? शिव स्वामी अय्यर, R.P. परांजपे, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना और विजय चंद्र मेहताब। नेक्स्ट आते हैं किस दस्तावेज के आधार पर मुसलमानों को अलग चुनाव की अनुमति दी गई थी? तो ये माल्य मिंटो सुधार में दी गई थी 1909 में। माल्य मिंटो सुधार 1909 में सांप्रदायिक विभाजन का सूत्रपात किया था। इसमें सरकारों ने मुसलमान जमींदारों और व्यापारियों को अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया था। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार हिंदुओं एवं मुसलमानों को इकाई स्वीकार करके अलग अलग प्रतिनिधित्व दे दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं साइमन कमीशन का विरोध करने में किसने कांग्रेस का साथ दिया था? तो कांग्रेस का साथ मुस्लिम लीग ने दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य भी इसमें शामिल नहीं किए गए थे। साइमन कमीशन के विरोध में कांग्रेस के साथ तो मुस्लिम लीग भी थी। नेक्स्ट आता है साइमन कमीशन की रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश नहीं की गई थी? इसमें केंद्र में एक जिम्मेदार सरकार का निर्माण होगा, सही है। प्रांतों में द्वैत शासन को निष्कासित कर दिया जाएगा, ये भी सही है। पद दलित वर्गों के लिए आरक्षित होगा, ये नहीं थी बात। भारत को संघीय संरचना का अनुदान दिया जाएगा, तो ये भी सही है। 1927 में गठित साइमन कमीशन की रिपोर्ट में दलित वर्ग के लिए आरक्षण की सिफारिश नहीं की गई थी। रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें थी, इसमें प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति एवं प्रांत स्वायत्तता की स्थापना की गई थी। मताधिकार एवं विधानसभाओं का विस्तार किया गया था। संघ शासन की स्थापना की गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पूर्ववत जारी रहना था। केंद्रीय क्षेत्र में अनु उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया था। केंद्रीय व्यवस्थापिका का पुनर्गठन किया गया, मतलब व्यवस्था करेंगे, उत्तरदायी नहीं होंगे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पूर्ववत जारी रहेंगे। संघ शासन की स्थापना की जाएगी और मताधिकार विधानसभाओं का विस्तार किया जाएगा। द्वैत शासन की समाप्ति हो जाएगी प्रांतों में और प्रांतों को स्वायत्त बनाया जाएगा। नीचे दिए गई हैं कुछ कृतियां और उनकी किन की हैं ये बताना है। ओके, इंडिया अनरेस्ट किसकी है? वैलेंटाइन टर्चौल की है। फिर आते हैं R.P. दत्त, इनका है इंडिया टुडे। बंकिम चंद्र चटर्जी,
इनके द्वारा लिखा गया है बंग दर्शन और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है गौरा। जो मिल जाए पहले उसको जमा दो, उसके बाद देखो क्या नहीं मिल रहा। रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर गोरा से संबंधित हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी बंग दर्शन से संबंधित हैं, आरपी दत्त इनका इंडिया टुडे से संबंध है, और वैलेंटाइन श्रोल यह इंडियन अंडर से आते हैं। 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन संघ से संबंधित कौन नहीं था? तो इसमें फिरोज शाह मेहता थे, केटी तलंग थे और बदरुद्दीन तैयब थे, लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर इससे संबंधित नहीं थे। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने मिलकर की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर इस संस्था में सम्मिलित नहीं थे। नेक्स्ट आते हैं कांग्रेस द्वारा 1938 में स्थापित राष्ट्रीय नियोजन समिति का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। 1938 में मेघनाथ शाह ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय नियोजन समिति के निर्माण के लिए राजी कर लिया, जिसके अध्यक्ष विश्वेश्वरैया चुने गए, किंतु मेघनाथ शाह के अनुरोध पर उन्होंने पद ग्रहण नहीं किया, जिसके कारण जवाहरलाल नेहरू को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। स्वामी सदानंद सरस्वती की अध्यक्षता में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1936 में की गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा को संगठित किया गया। इसी वर्ष इसका पहला अधिवेशन भी हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा 1916 में लखनऊ समझौते का संकल्प नहीं था? तो लखनऊ समझौते में भारत में स्वशासन स्थापित होगा सही था। केंद्र सरकार में मुसलमानों का 1/3 प्रतिनिधित्व होगा, ये भी सही है। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का नकार देना, तो ये गलत है, क्योंकि इसलिए तो जो है लखनऊ समझौता हुआ था क्योंकि इसमें पृथक निर्वाचन को मान लिया गया था। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का विलगांव हो गया था, तो ये भी सही है। लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने स्वशासन, मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को स्वीकार किया और केंद्र सरकार में मुसलमानों के 1/3 प्रतिनिधित्व, कार न्यायपालिका को अलगाव जैसी मांगों को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट आते हैं लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसको स्थापित किया गया था 1866 में। सबके छक्के छुड़ाने के लिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में दादा भाई नौरोजी ने की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में की गई थी। इसको भारतीयों और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग से लंदन में स्थापित किया गया था। इसने लंदन इंडियन सोसाइटी को परास्त किया था और भारत के मामले एवं विचारों पर चर्चा करने एवं सरकार को भारतीयों के लिए प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए एक मंच था। नेक्स्ट आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में A.O. होम ने की थी। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता बिमलेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आते हैं कांग्रेस की पटल से 1905 में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेश के लिए मॉडल पर राजस्व की मांग किसने उठाई थी? तो ये उठाई थी तिलक के द्वारा कि भैया हमें कनाडा ऑस्ट्रेलिया जैसे स्वशासित उपनिवेश के रूप में स्वराज दो। किसने कहा था? तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने 1905 में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर स्वराज की मांग उठाई थी। स्वराज शब्द का सूत्रपात सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसने 1883 में कलकत्ता में ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया है? तो कलकत्ता में ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था 1883 में। तो ये किया है सुरेंद्रनाथ बनर्जी की द्वारा। मतलब पूरे में कॉन्फ्रेंस, मतलब एक सुर में बोले थे सब। तो ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में आयोजित की गई थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। इसका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1883 को कलकत्ता के एल्बर्ट हॉल में हुआ था। आगे कांग्रेस की स्थापना के बाद इसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया। जब 85 में कांग्रेस बन गई तो ये जाके कांग्रेस में मिल गया। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन 1920 में रतौना आंदोलन से संबंधित है? तो रतौना आंदोलन से संबंधित है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी।
अंग्रेजी शासनकाल में मध्य प्रदेश के सागर के रतौना ग्राम में पशुवध केंद्र खोले जाने के विरोध में 1920 में माखनलाल चतुर्वेदी एवं अब्दुल गनी के नेतृत्व में किए गए देशव्यापी जन आंदोलन को रतौना आंदोलन कहा जाता है। अभी हाल ही में इस आंदोलन के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कब स्थापित किया गया था? तो इसको 1925 में स्थापित किया गया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 27 दिसंबर 1925 को नागपुर में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवाद था। किसके द्वारा की गई है? केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये अप्रैल 1915 को हुआ था। मदन मोहन मालवीय जी ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम अधिवेशन अप्रैल 1915 में हरिद्वार में किया था। महाराजा मनिंद्र चंद्र नंदी इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। तो किसने किया है? हिंदू महासभा के लिए बुलाई है तो भैया मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बुलाई गई है। कब? अप्रैल 1915 में हरिद्वार में। और इसके पहले अध्यक्ष चुने गए हैं मनिंद्र चंद्र नंदी। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नरसंहार के पश्चात रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था हमें नहीं चाहिए नाइटहुड की उपाधि। 3 जून 1915 को नोबेल पुरस्कार विजेता बांग्ला लेखक एवं कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से नवाजा। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट आते हैं पूरन चंद्र जोशी। उत्तराखंड के वामपंथी नेता थे। बाद में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल के महासचिव बने थे? तो इनका नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। पूरन चंद्र जोशी भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक हैं। वह 1935 से 1947 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव रहे हैं। कौन? पूरन चंद्र जोशी। फरवरी 1938 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मुंबई में पहला मुख्य पत्र नेशनल फ्रंट शुरू किया जिसका संपादन पीसी जोशी ने किया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ओके, ये बताए गए हैं कुछ कुछ, जैसे लाहौर कांग्रेस ये कब हुई है? देखो हम इनको बताते हैं। तो लाहौर में स्वतंत्रता मनाई गई थी 1929 को। फिर आता है लखनऊ कांग्रेस, इसकी स्थापना की गई थी 1936 में। कराची जो हुआ था इसमें मौलिक अधिकार दिए गए थे 1931 में। और फैजपुर कांग्रेस इसको स्थापित किया गया था 1937 में। ऑप्शन में नहीं है, देखो ये 37 होगा, 36 36 दो बार नहीं होगा, है ना। 37 में स्थापित किया गया था फैजपुर। देखो कराची कांग्रेस 1931 में मौलिक अधिकार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। लाहौर कांग्रेस 1929 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। लखनऊ कांग्रेस 1936 में हुआ था और फैजपुर कांग्रेस ये 1937 में हुआ था। इसमें दिए गए हैं कांग्रेस संगठन किसका किससे संबंधित है? पूना सार्वजनिक सभा, ये हमारी आती है किससे? जो पूना सार्वजनिक सभा है इसको स्थापित किया गया था महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। ऑप्शन है जस्टिस रानडे। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसका संबंध है दादा भाई नौरोजी से। मुंबई प्रेसिडेंसी। मद्रास महाजन सभा, इसका संबंध है वीर राघवाचारी से। और जो इंडियन एसोसिएशन है इसकी स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। पूरे इंडिया में ऐश करने के लिए आपको एक सुर में बोलना पड़ेगा। तो इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी से संबंधित है। मद्रास महाजन सभा वीर राघवाचारी से संबंधित है। और जो मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है मुख्यतः इसमें दादा भाई नौरोजी आते हैं, लेकिन 3 लोगों के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। कौन थे वो? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तलंग। फिर आते हैं पूना सार्वजनिक सभा, ये महादेव गोविंद राणा के द्वारा स्थापित की जाती है। इसमें गणेश वासुदेव जोशी और एस चिपलूणकर इसके अंतर्गत आते हैं, ये जुड़े थे इससे। नेक्स्ट आते हैं भारतीय सिविल सेवा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम है सत्येंद्रनाथ ठाकुर। सत्येंद्रनाथ ठाकुर प्रसिद्ध लेखक, बहुभाषित गीताकार थे। वे महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। सत्येंद्रनाथ ठाकुर भारतीय सिविल सेवा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय थे। भारतीय
भारतीय फैक्ट्री अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? तो इसको 1881 में लागू किया गया था। भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में प्रारंभ हुआ था। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने से प्रतिबंध था, मतलब 7 से छोटे हो तो आप काम नहीं कर सकते। यदि 7 से 12 साल तक के बच्चे हैं तो वो काम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 9 घंटे तक काम करेंगे और माह में 4 अवकाश उनको दिए जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्रांत और कांग्रेस प्रधानमंत्री 1937 चुनाव के बाद सही सुमेलित नहीं है? तो मुंबई से बीजी खरे थे तो सही है, बी से बम्बई, बी से बीजी खरे तो सही है पहला। मद्रास से आते हैं सी राज गोपालाचारी, तो ये भी सही है, राजगोपालाचारी का संबंध है मद्रास से। मध्य प्रांत मतलब खरा था तो एन बी खड़े संबंधित है। उड़ीसा से कृष्णचंद्र देव नहीं थे। 1937 में जो चुनाव हुए थे इसमें कांग्रेस के प्रधानमंत्री और प्रांत इस प्रकार हैं, जैसे मुंबई, मुंबई से बी से बीजी खरे। मद्रास से आते हैं राज गोपालाचारी, मध्य प्रांत में खरे खरे लोग थे तो एन वी खरे। उड़ीसा से भैया जो बेचारे कुछ लोग थे दास थे वो उड़ गए तो बी एन दास। बिहार से संबंधित थे श्री कृष्ण सिन्हा, मतलब कृष्ण जी आ जाएंगे तो बाहर आ जाएगी, तो बिहार श्री कृष्ण सिन्हा। और संयुक्त प्रांत मतलब सबका बल था, संयुक्त था तो गोविंद बल्लभ पंत। अन्य पार्टियों के प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको मिलीजुली सरकार के अंतर्गत बनाया गया था। सिंध से आते हैं गुलाम हुसैन हिदायतुल्ला, जो कि मिलीजुली सरकार से बने थे। असम में बने थे शादुल्ला, मिलीजुली सरकार। और पंजाब इससे बने थे सिकंदर हायत खां, ये यूनियनिस्ट पार्टी से थे। और जो बंगाल है यहाँ पे बने थे फजलुल हक, मुस्लिम लीग और कृषक पार्टी इसमें जुड़ी थी। तो हम इनको याद कर लेते हैं, जैसे कि जो उत्तर सीमा प्रांत है यहाँ पे हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान आते हैं, तो खान साहब मिली जुली सरकार बनाई थी। सिंध से सीधी बिल्कुल सिंध को क्या कर दिया था, गुलाम बना दिया था। दास उड़ गए थे तो उड़ीसा से थे, और सिंध के लोग क्या हो गए, गुलाम हो गए, या फिर उनको हिदायत दी गई थी थोड़ा सतर्क रहना। तो गुलाम हुसैन हिदायतुल्ला के द्वारा स्थापित किया गया था। असम, असम में सब लोग दूल्हा बन के घूम रहे थे, शादुल्ला। पंजाब, पंजाब में सिकंदर आ गया था तो सिकंदर हायत खां। बंगाल मांग रहा था अपना हक तो उन्होंने बोला फजलुल हक, मुस्लिम लीग और कृषक पार्टी के अंतर्गत बने थे। फिर आते हैं मुजफ्फर अहमद ने 1925 में काजी नजरुल इस्लाम के साथ मिलकर किस पार्टी की स्थापना की थी? तो इनके द्वारा लेबर स्वराज पार्टी स्थापित की गई थी। मुजफ्फर अहमद 1925 में काजी नजरुल इस्लाम के साथ मिलकर एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है लेबर स्वराज पार्टी। बंगाल में मुजफ्फरपुर अहमद ने 1925 से 26 में काजी नजरुल इस्लाम के सहयोग से लेबर स्वराज पार्टी, जो बाद में किसानों और मजदूरों की पार्टी कहलाई, उसकी स्थापना की। लेबर स्वराज पार्टी ने लंगल हल नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाला था। क्या नाम था इसका? लंगल हल नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाला था। 1913 में किसने निम्नांकित टिप्पणी की है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय नहीं कर सकता था। यदि किसी भारतीय ने ऐसा ही कोई अखिल भारतीय आंदोलन शुरू किया होता तो भारतीयों के अधिकारियों ने आंदोलन को अस्तित्व में ही नहीं आने दिया होता। उन दिनों राजनीतिक आंदोलन को लेकर इतना अविश्वास था कि यदि कांग्रेस के संस्थापक एक अंग्रेज नहीं होते तो प्राधिकारियों ने आंदोलन को कुचलने का तत्काल कोई रास्ता ढूंढ लिया होता। जो ये वाक्य है ये किसके द्वारा कहे गए हैं, किसने कहा होगा, गैस कीजिए, फिर हम इसका आंसर बताते हैं, है ना। तो कौन बोलेगा? ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बोला गया है। गोपाल कृष्ण गोखले एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक और सुधारक थे। वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। इन्होंने 1913 में कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कोई भारतीय नहीं कर सकता था, क्योंकि उनका मानना था कि उन दिनों राजनीतिक आंदोलन को लेकर इतना अविश्वास था कि यदि कांग्रेस के संस्थापक एक अंग्रेज नहीं होते तो प्राधिकारियों ने आंदोलन को कुचलने का तत्काल कोई रास्ता ढूंढ लिया होता। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार
भारतीय सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा किया था, तो इन्होंने संगठन में भारतीयों के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व देकर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संगठन में भारतीयों के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर भारतीय सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा किया था। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शीघ्र स्वतंत्र होने वाले भारत में आर्थिक विकास की नीति निर्धारित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कब राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की थी? तो ये बनाई गई थी 1938 में। 1938 में हरिपुरा गुजरात में 51वां कांग्रेस का अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया और नियोजन समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इस अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों को शामिल किया गया था। मतलब पहली बार स्वतंत्रता में कौन आ गए थे? रजवाड़े आ गए थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का कौन सा सदस्य नहीं था? जो सोशलिस्ट पार्टी है इसमें श्रीपाद अमृत डांगे नहीं थे, बल्कि अच्युत पटवर्धन थे, जयप्रकाश नारायण थे और नरेंद्र देव थे, लेकिन श्रीपाद अमृत डांगे नहीं थे। मतलब ये सोशलिस्ट में गए नहीं, हमें नहीं जाना कोई सोशलिस्ट में। कांग्रेस की गैर प्रगतिशील नीतियों से असंतुष्ट होकर जुलाई 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन कुमार वर्मा एवं अन्य लोगों ने बिहार समाजवादी दल की नींव रखी। 1933 में प्रोफेसर ब्रजलाल के नेतृत्व में पंजाब समाजवादी दल का गठन हुआ। अंततः 1934 में मुंबई में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी की स्थापना में कई अन्य सहयोगी सदस्य अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मीनू मचानी इसके अंतर्गत आए थे और गंगा शरण भी शामिल थे। 1934 में इसको स्थापित किया गया था। मुंबई में आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। और 1933 में क्या किया था? ब्रजलाल के नेतृत्व में पंजाब समाजवादी पार्टी बनी थी, 3-3 करके। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में दी नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की है? दी नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। एक सुर में, द नेशनल एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। स्वतंत्र विचारों के कारण सिविल सर्विसेज CSN बनर्जी को सेवा से निकाल दिया गया। इन्होंने तत्काल भारतीय समाज को अपनी समस्या निराकरण हेतु 1876 में कलकत्ता में अल्बर्ट हॉल में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, जो कि भारतीय जनपद सेवा आंदोलन के अतिरिक्त वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट का विरोध किया था। SN बनर्जी ने दी नेशनल एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस मुसलमान विचारक ने भारत में उलेमाओं को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार किया था? इनका नाम है जमाल उल दीन अफगानी। निम्नलिखित में से मुसलमान विचारक जिन्होंने भारत में उलेमाओं को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार किया था, उनका नाम है जमाल उल दीन अफगानी। जमाल उल दीन अफगानी 19वीं सदी के राजनीतिक थे। वह पर्शिया के रहने वाले थे। इन्होंने इस्लामिक पुस्तकें भी लिखी हैं और इन्होंने भारत में उलेमाओं को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ सहयोग देने के लिए तैयार किया था। इन्होंने बोला था भैया आ जाओ यार, तुम्हें माल मिलेगा। जमाल यह उलेमा को सबसे बड़ी स्वतंत्रता संघर्ष में भारत का साथ देने चाहते थे, क्योंकि उन्हें भी इस बात का ज्ञान था कि यह देश के लिए घातक सिद्ध होंगे। निम्नलिखित में से कौन खिलाफत कमेटी के सदस्य थे? तो खिलाफत जो कमेटी है इसके अंतर्गत थे शौकत अली, हकीम अजमल खान और हशरत मोहानी। मुस्तफा नसरुल नहीं थे। शौकत अली, हकीम अजमल खान, हशरत मोहानी खिलाफत कमेटी के सदस्य थे। इसका गठन सितंबर 1919 में किया गया था। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया है? 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया था। एक साथ आए थे, एक साथ 17 अक्टूबर को आए थे। निम्नलिखित में से किसने 1932 में ओटावा व्यापार समझौते की
यह कहकर निंदा की थी कि इससे भारत को अधिक विस्तृत हितों की हत्या होगी। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भैया इसको उठाओ और ले जाओ, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, भारत के जो हित हैं उनकी हत्या हो रही है। तो ओटावा व्यापार समझौते की निंदा की थी जवाहरलाल नेहरू ने, जब उनको टाइम मिला ने जब कर दी। जवाहरलाल नेहरू ने 1932 में ओटावा व्यापार समझौते की यह कहकर निंदा की थी कि इससे भारत के अधिक विस्तृत हितों की हत्या हुई है। इसका आयोजन 21 जुलाई से 20 अगस्त को ओटावा में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। ओके, 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी और 1791 में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की शुरुआत की थी। सही है। ये दोनों संस्थाएं कंपनी के न्यायालयों में कानून के प्रशासन की सहायता करने के लिए योग्य भारतीयों की नियमित आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया था। तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों सही है। और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तर्क बताता है कि भैया सही है कथन। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसे की स्थापना के बाद बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने 1791 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। अंग्रेजों का इरादा शिक्षा का विकास करना था, क्योंकि उस समय देशी भाषाएं उपेक्षित हो रही थीं। अंग्रेजी शिक्षा का अग्रिम रूपरेखा चार्ल्स ग्रांट ने तैयार किया था, अतः उसे भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवादी चित्रकार नहीं थे? तो राजा रविवर्मा थे, नंदलाल बोस थे, अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत माता की मूर्ति बनाई गई थी, लेकिन माइकल मधुसूदन नहीं थे। राजा रविवर्मा, नंदलाल बोस, अविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रवादी चित्रकार थे, जबकि जो माइकल मधुसूदन दत्त हैं वह बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि और नाटककार हैं। इनकी रचनाओं में मेघनाद वध काव्य प्रमुख है। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ओके, इसकी अध्यक्षता बतानी है, कब किसने किसकी अध्यक्षता की है। पहले आते हैं रहमतुल्लाह सयानी, ये तब आते हैं जब वंदे मातरम गाया जाता है 1813 मतलब 96 में तब। फिर आते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, इनके द्वारा ये पहले मुसलमान थे और 1887 में ये अध्यक्षता करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी 1945 में। और जो नवाब सैयद मोहम्मद हैं, इनके द्वारा 1913 में की गई थी अध्यक्षता। रहमतुल्लाह सयानी शयानी थे, 1896 में इन्होंने अध्यक्षता की। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में, मौलाना अबुल कलाम आजाद 1945 में और नवाब सैयद मोहम्मद के द्वारा 1913 में अध्यक्षता की गई थी। 1931 में निम्नलिखित में कौन सा अधिवेशन पारित हुआ था? तो इस समय भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्ति अधिनियम पारित किया गया था। 1931 में कौन सा अधिवेशन या अधिनियम पारित हुआ था? इसका नाम है भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम। (1931) में इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट पारित किया गया, जिससे भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियों का अधिनियम भी कहा जाता है। गुबार ए खातिर के लेखक कौन है? तो इनका नाम है अबुल कलाम आजाद। अब कलम को आजाद कर दो, मतलब गुब्बारे को उड़ा दो, उसकी खातिर उड़ा दो। तो गुबार ए खातिर के लेखक हैं अबुल कलाम आजाद। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय अरबी वंश में मक्का में जन्म हुआ था। 1923, 1939, 1946 तक 1939 से 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधान रहे, अध्यक्ष रहे। 1947 से 1958 तक नेहरू जी के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री रहे हैं। वे उर्दू के प्रसिद्ध लेखक थे। इंडिया विंग्स फ्रीडम, गुबार ए खातिर, कॉल ए फैजल, तज़किरा ए तुजुर्मन उल कुरान जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना इनके द्वारा की गई। कौन कौन सी किताबें हैं इनकी? इंडिया विंग्स फ्रीडम सबको पता है, लेकिन इनकी है गुबार ए खातिर, कॉल ए फैजल, तज़किरा और तुर्जुमन उल कुरान।
ये इनकी प्रमुख रचना है। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? इनका मक्का में जन्म हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हमें व्यक्ति और उनसे संबंधित संगठन बताने हैं। कौन सा संगठन किससे जुड़ा हुआ है? ओके, पहले आते हैं वी.एस. श्रीनिवास शास्त्री। जो श्रीनिवास शास्त्री हैं, इनका संबंध है इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन से। बी.डी. सावरकर, इनका संबंध है हिंदू महासभा से। फिर आते हैं रामास्वामी नेकर, इनका संबंध है जस्टिस पार्टी से। और बी.टी. रणेंद्रवे, इनका संबंध है कम्युनिस्ट पार्टी से। रण में आ जाती सारी कम्युनिस्ट पार्टियां, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इनका संबंध है बी.टी. रणेंद्रवे से। बी.एन. श्रीनिवास शास्त्री, तो इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, मतलब यदि इंडिया में निवास करना है तो सारे शास्त्रों में क्या होनी चाहिए? लिबरेशन फेडरेशन होनी चाहिए। फिर आते हैं वी.डी. सावरकर, मतलब हिंदुओं का सपोर्ट किया है ना, तो हिंदू महासभा की स्थापना की। रामास्वामी नेकर, तो भैया नहीं करो, जस्टिस पार्टी बना लो जस्टिस के लिए, तो नेकर का संबंध है किससे? जस्टिस पार्टी से। बी.टी. रणदेवे, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से आते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। नेता और उनसे संबंधित संगठन बताइए। एम.सी. राजा है ना, एम.सी. राजा का संबंध किससे है? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की। राज करना है एसोसिएशन से। जगजीवन राम का संबंध है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग से संबंधित है। फिर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस। फिर महात्मा गांधी के द्वारा ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। एम.सी. राजा के द्वारा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की गई। जगजीवन राम के द्वारा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना की गई। बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस की स्थापना की गई। महात्मा गांधी के द्वारा ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। निम्न जाति आंदोलन, वाल्मीकि आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो ये सतारा से आते हैं। वाल्मीकि आंदोलन का मुख्य केंद्र था सतारा। निम्न जाति से संबंधित वाल्मीकि आंदोलन का मुख्य केंद्र सतारा था। यद्यपि महाराष्ट्र में आर्थिक कारणों से जातिगत आंदोलन बहुत प्रगति नहीं हो पाई थी, वो ज्योतिबा फूले ने इस आंदोलन को किया था। नेक्स्ट आता है पलासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला था। निम्नलिखित में से उसने किस वाहन का प्रयोग किया था? तो वो ऊंट से भागा था। ऊंट से भाग ही पाया था? वाह यार, तो ऊंट से भागा था। पलासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में 23 जून 1757 को लड़ा गया था। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे पलासी नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, जबकि जो नवाब की सेना थी उसका नेतृत्व की जिम्मेदारी मीर जाफर को थी, मीर मदान को थी और राय दुर्लभ को थी। परंतु नवाब के सेना नायक जैसे मीर जाफर, राय दुर्लभ ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया और युद्ध क्षेत्र में अपनी सैन्य टुकड़ी को लेकर पूरी क्षमता के साथ उपस्थित नहीं हुए। युद्ध के दौरान अपनी हार को निकट देखकर सिराजुद्दौला अन्य सैनिकों को भागता देखकर स्वयं भी एक ऊंट पर सवार होकर भाग गया। कहाँ गए? नहीं पता। निम्नलिखित में से एक कवि ने पलासी की लड़ाई को एक स्थायी दुख भरी रात कही है, तो ये कही है नवीन चंद्र सेन के द्वारा। नवीन बात है, बंगाली कवि हैं नवीन चंद्र सेन ने पलासी के युद्ध के परिणाम को एक स्थायी दुख भरी रात कहा है, जबकि सर यदुनाथ सरकार ने पलासी की हार से मंद गति और अविदित यशस्वी उषा काल का उदय हुआ, जैसे विश्व के किसी अन्य स्थान पर नहीं देखा गया। वास्तव में पुनर्जागरण था। वस्तुतः यह कथन अंग्रेजों की चाटुकारिता थी। किसने की है? यदुनाथ सरकार के द्वारा ये की गई है। नेक्स्ट आते हैं सन 1916 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो ये मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। भैया हमारे भारत के उद्योग चले गए, किसने कहा है? मदन मोहन मालवीय ने कहा है 1916 में। मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, विद्रोह और उनसे संबंधित स्थान बताइए। सन्यासी विद्रोह का संबंध कहाँ से था? जो सन्यासी थे इन्होंने बंगाल से विद्रोह किया था ना, तो बंगाल से विद्रोह करते हैं ये। विजयनगरम विद्रोह तो विजयनगर से होगा, विजयनगर कहाँ पर है? तो त्रावणकोर वाले क्षेत्र में था। बेलूथम्पी का विद्रोह ये कहाँ से हुआ था? बेलूथम्पी का विद्रोह, अरे रुको 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 रुको, जो विजयनगरम है वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? विजयनगर आंध्र प्रदेश में है। बेलूथम्पी का हुआ था त्रावणकोर। बेलूथम्पी का होता है त्रावणकोर में। कोलियों का विद्रोह गुजरात और महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र भी आता है ना। विजयनगरम का आंध्र प्रदेश से और सन्यासी बंगाल से हुआ था। चलिए हम देखते हैं, सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ है, विजयनगरम विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था, बेलूथम्पी का विद्रोह त्रावणकोर से हुआ था, और जो कोलियों का विद्रोह है वह गुजरात महाराष्ट्र से हुआ है। उस पत्रिका का नाम बताइए जिसमें गांधी जी संबंधित नहीं थे। इंडियन ओपिनियन गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था। हरिजन, यंग इंडिया, लेकिन जो इंडियन मिरर है वह देवेंद्रनाथ टैगोर का है, ना कि गांधी जी का। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी और मनमोहन बोस के द्वारा। यह दैनिक पत्र है। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन का संपादन किया था। नेक्स्ट आते हैं, सुनीलनाथ बनर्जी, द नेशन इन द मेकिंग संबंधित है, सही है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंग्स फ्रीडम से संबंधित है। रमेश चंद्र दत्त इंडिया टुडे से हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया लिखी गई है, तो ये भी सही हो जाएगा। रमेश चंद्र दत्त के द्वारा भारत का आर्थिक इतिहास लिखा गया है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आ नेशन इन द मेकिंग लिखा है, और मौलाना आजाद के द्वारा इंडिया विंग्स फ्रीडम की स्थापना की गई है, और जवाहरलाल लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया की स्थापना की गई थी। ये लिखी गई पुस्तकें हैं ये। राग कल्पद्रुम के लेखक कौन है? तो राग कल्पद्रुम के लेखक हैं कृष्णनंद व्यास। राग पे कौन धुमकता है? तो ये कृष्णनंद करते हैं, कृष्णनंद व्यास। राग कल्पद्रुम के लेखक कृष्णनंद व्यास हैं। अनूप विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप राग सागर, अनूप संगीत वर्तमान, अनूपदेश, अनूप राग माला आदि रचनाएं पंडित भाव भट्ट की हैं। मतलब पूरा अनुपम अनूप से जितने भी हैं वो किनकी हैं? भाव भट्ट की हैं। राजस्थान के आमेर के कछवाहा वंश के शासक मान सिंह के दरबारी कवि राय मुरारी दास थे। इन्होंने मान प्रकाश ग्रंथ की रचना की है। मान प्रकाश किसने लिखा है? तो मुरारी दास ने लिखा है, जो कि कछवाहा वंश के शासक मान सिंह के दरबारी कवि थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक है, इस किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच में अहमदनगर की जेल में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फिरोज शाह मेहता ने मुंबई क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। CR दास स्वराज पार्टी का गठन किया था। बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में सहयोग दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है? मार्शल टीटू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, कर्नल नासिर थे, लेकिन एम गोर्बाचेव इससे सम्मिलित नहीं थे। मिखाइल गोर्बाचेव पूर्व सोवियत संघ के राजनीतिक थे, जो कि 1989 से 1990 में सोवियत संघ के सर्वोच्च अध्यक्ष रहे हैं। इनकी भूमिका गुट निरपेक्ष आंदोलन में नहीं रही। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कर्नल नासिर मिस्र में, और जो मार्शल टीटो है युगोस्लाविया इनके द्वारा 1955 में की गई थी। पोर्टोनोवा में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था? जो पोर्टोनोवा का युद्ध है इसमें हारा था हैदर अली। पोर्टोनोवा का युद्ध 1781 में मैसूर के हैदर अली और आयरकूट के नेतृत्व में कंपनी फौजों के मध्य लड़ा गया था। कोलेरून नदी के तट पर हुआ था। इस युद्ध में हैदर अली पराजित हुए थे, और पोर्टोनोवा में फ्रांसीसी सेना ने कड्डाकोल पर कब्जा कर लिया था। कट्टालोर पर किया था कब्जा फ्रांसीसियों के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके विषय में कहा जाता है कि
उसने अपने राज्य में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, इसका नाम है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति का समर्थन किया था। उसने जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था। टीपू ने अपने राज्य में एक फ्री या स्वतंत्रता का वृक्ष या ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था। इसके लिए फ्रांसीसियों ने उसे सिटीजन टीपू या नागरिक टीपू कहा था। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी टीपू से पत्र व्यवहार किए थे। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, निर्गुट आंदोलन नाम इसका तीसरा सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? इसका तीसरा सम्मेलन हुआ था लुसाका में। कहाँ पे? लुसाका। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन, पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में हुआ था बेलग्रेड में। दूसरा 1964 में हुआ था ताहिरा में। तीसरा गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1970 में हुआ था लुसाका में। और चौथा गुट निरपेक्ष सम्मेलन है 1973 में होता है अल्जीरियस में। और पांचवा गुट निरपेक्ष सम्मेलन है वह होता है 1976 में और कोलंबो में। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल सदस्य है? ऑप्शन है नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्य हैं यूएसए, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, रूस। संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्य थे यूएसए, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश नहीं की थी? तो जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है, इसने कहा था कि ढाका में आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर दो। योग विद्यार्थियों के लिए ऑनर्स पाठ्यक्रम की शुरुआत की जाए। विद्यार्थियों के शारीरिक विकास हेतु निर्देशक शारीरिक शिक्षा की नियुक्ति की जाए। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर को कलकत्ता विश्वविद्यालय का रेक्टर बनाने की अनुशंसा नहीं की गई थी। भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए वर्ष 1917 में सर माइकल सैडल की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की, जिसके सदस्यों में डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी, डॉक्टर जियाउद्दीन मोहम्मद भी थे। इस आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की थी। पहला, ढाका में आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। योग्य विद्यार्थियों के लिए ऑनर्स पाठ्यक्रम की स्थापना की गई थी, शुरू की गई थी। विद्यार्थियों के शारीरिक विकास हेतु निर्देशक शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति की गई थी और कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिलाओं की शिक्षा में निमित्त एक महिला शिक्षा बोर्ड का भी सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं मैकमोहन किस संधि का परिणाम थे? जो मैकमोहन रेखा बनी थी वो थी शिमला कॉन्वेंशन 1914 का परिणाम। मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच की रेखा है। इसे वर्ष 1914 में शिमला समझौते के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई थी। इस रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा था, जिनकी इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका थी और वे भारत के तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के विदेश सचिव थे। मैकमोहन रेखा की लंबाई 890 किलोमीटर है। नेक्स्ट आते हैं बंगाल विभाजन के जवाब में राष्ट्रवादियों द्वारा प्रवर्तित विद्रोह जो विरुद्ध उसकी नींव का साधन क्या था? बंगाल विभाजन के जवाब में जो राष्ट्रवादी थे उनका क्रम बताना है। ओके, पहले इन्होंने बोला कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। उसके बाद इन्होंने बोला कि विदेशी जो है तो उसकी तरफदारी करो, विदेशी मालों का आयोजन करो, स्वदेशी जो मेले हैं उनका आयोजन किया जाए। चरखी का प्रयोग गांधी जी आए नहीं तो चरखा कहाँ से आ जाएगा? चरखा नहीं आया। जंगल सत्याग्रह किया गया था तो गांधी जी नहीं है, सत्याग्रह भी नहीं होगा। फिर जो राष्ट्रवादी प्रसार हेतु नई समितियों का उदय हो तो ये भी था। 1, 2, 3 और 6 सही हो जाएंगे।
बंगाल विभाजन के जवाब में राष्ट्रवादियों द्वारा प्रवर्तित विरोध के निम्न साधन थे। पहला, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, स्वदेशी की तरफदारी की जाए, स्वदेशी मेलों का आयोजन किया जाए, राष्ट्रवादी प्रसार हेतु नई समितियों का उदय किया जाए, विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों के सामने धरना, कपड़ा मिलें, राष्ट्रीय बैंक, दिया सलाई कारखाने, राष्ट्रीय स्कूल आदि खोले जाएंगे। नेक्स्ट आता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, उसका तात्कालिक कारण था माहे पर ब्रिटिश कब्जा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 का तात्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा माहे नामक फ्रांसीसी बस्ती पर अधिकार करना था, जो कि मैसूर राज्य में स्थित था। हैदर अली ने अंग्रेजों से माहे खाली कराने को कहा, किंतु इन्होंने अस्वीकार किया। इसके अलावा अंग्रेजों द्वारा मद्रास संधि 1769 का उल्लंघन और हैदर अली द्वारा 1779 में त्रिगुट संघ हैदर अली, हैदराबाद के निजाम और मराठा का निर्माण भी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का मुख्य कारण था। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए हैं कथन और कारण। कथन कहता है कि भारत की क्रमिक औद्योगिकरण ने न सिर्फ पूंजीपतियों को सार्वजनिक जीवन के अग्रभाग में ला खड़ा किया, बल्कि एक औद्योगिक मजदूर वर्ग को भी उत्पन्न किया था। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, यूरोपीय स्थिति के विपरीत भारत में सर्वहारा बने किसानों के बीच से मजदूरों की कोई खाली भर्ती नहीं हुई थी। यह भर्ती आमतौर पर बेरोजगारों के बीच से हुई थी। तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 19वीं सदी से पूर्व भारतीय कृषक आजीविका के लिए कृषि करते थे, परंतु 1813 में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने भारतीय पूंजीपतियों के साथ साथ किसानों, स्थानीय कामगारों को भी प्रभावित किया। जो लोग पहले भारत में कृषि करते थे, अब या तो उद्योग में मजदूर बन गए थे या प्रशासन के अनुसार खेती करना पड़ रहा था। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने भारत में एक मजदूर वर्ग को जन्म दिया था, जो यूरोपीय मजदूरों के विपरीत होते थे। किसान जो पहले अपने खेतों के मालिक होते थे, अब मजदूर बन गए थे। निम्नलिखित में से किसने भारत में चलचित्रों की अवधारणा का प्रवेश कराया है? तो उनका नाम हो जाएगा लुइस और अगस्ट लुमेरी। लुइस और अगस्ट लुमेरी के द्वारा चलचित्र की अवधारणा का प्रवेश कराया गया है भारत में। लुमेरे ब्रदर्स ने 19वीं सदी के आखिरी दशक में सिनेमा का आविष्कार किया। मुंबई में जुलाई 1896 में पहली बार इनकी फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। 1899 में H.S. बटवेडकर ने पहली न्यूज रील बनाई। पहली फीचर फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहेब फाल्के को जाता है। इन्होंने 1913 में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण कराया था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 19वीं सदी में व्यवस्थित रूप से राजकीय पहल दिखाई देती है? तो वो हमें मानचित्र, सर्वे और वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान, चिकित्सा में देखने को मिलती है। टेक्नोमेट्री सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1902 में की गई है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना 1887 में की गई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में हुई है। 1868 में बंगाल में एक अलग सिविल मेडिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। 1869 में भारत सरकार ने एक पब्लिक हेल्थ कमिश्नर और सांख्यिकी अधिकारी की नियुक्ति की। 1896 में इंडियन मेडिकल सर्विस की स्थापना की गई। इस प्रकार इन क्षेत्रों में 19वीं सदी में इस व्यवस्थित रूप से राज की पहल देखने को मिलती है। कौन कौन से बने? देखो, टेक्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1802 में, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना 1887 में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में,
1868 में बंगाल में एक सिविल मेडिकल डिपार्टमेंट बना। 1869 में पब्लिक हेल्थ कमिश्नर सांख्यिकी अधिकारी की नियुक्ति की गई। 1896 में इंडियन मेडिकल सर्विस की स्थापना की गई थी। मद्रास उच्च न्यायालय में मुथुस्वामी अय्यर की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसने इस आधार पर विरोध किया था कि देशज अधिकारियों को समान परिस्थितियों में कार्यरत यूरोपीय अधिकारियों के समान वेतन नहीं मिलना चाहिए? तो ये मद्रास मेल में कहा गया था। मद्रास मेल में मद्रास उच्च न्यायालय में मुथुस्वामी अय्यर की नियुक्ति किसके आधार पर विरोध किया गया था कि देशज अधिकारी को समान परिस्थितियों में कार्यरत यूरोपीय अधिकारी के समान वेतन नहीं मिलना चाहिए? ये मद्रास मेल में कहा गया था। मद्रास मेल समाचार पत्र में इस आधार पर विरोध किया गया था कि देशज अधिकारियों को समान परिस्थितियों में कार्यरत यूरोपीय अधिकारियों के समान वेतन नहीं मिलना चाहिए। सर थिरुवल्लुर मुथुस्वामी अय्यर एक भारतीय वकील थे जो कि 1877 में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय मूल के थे। इन्होंने 1893 में मद्रास उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया था। भारत में अंग्रेजों की स्थिति में तब सुधार हुआ जब 1632 में गोल्डन फरमान दिया गया। यह फरमान किसने दिया था? तो जो फरमान है ये दिया गया था गोलकोंडा के सुल्तान के द्वारा 1632 में। में अंग्रेजों ने गोलकोंडा के सुल्तान से फरमान प्राप्त किया। 500 पैगोडा वार्षिक कर अदा करने के बदले गोलकोंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हुआ। औपनिवेशिक भारत में विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताइए? तो 19वीं सदी में भारतीय विज्ञान शिक्षा यूरोप केंद्रित, केंद्राभिसारी एवं प्रभुत्ववादी थी। तो सही है। महेंद्र लाल सरकार के लिए राजनीतिक राष्ट्रवाद का विज्ञान उनकी मार्गदर्शक प्रवृत्ति के बिना कोई अर्थ नहीं था। ये भी सही है। राज्य की संलग्नता ने औपनिवेशिक विज्ञान को जनहितैषी और भारतीय हितों को बढ़ावा देने वाला बनाया था। तो ये गलत है। औपनिवेशिक विज्ञान उपनिवेशवाद के ताने बाने के साथ जटिल रूप से बुना हुआ था। तो ये भी सही हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल को औपनिवेशिक तथा उपनिवेश काल कहा जाता है। इस काल में सन 1760 से 1947 तक माना जाता है। ब्रिटिश शासन को सुचारू रूप से संचालित करने, उनके आर्थिक तथा सामरिक हितों की पूर्ति के उद्देश्य के लिए तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। 19वीं सदी में भारतीय विज्ञान शिक्षा यूरोप में केंद्राभिसारी एवं प्रभुत्ववादी हो गई थी। आगे चलकर औपनिवेशिक विज्ञान उपनिवेशवाद के ताने बाने में जटिल रूप से बनता चला गया। नेक्स्ट आते हैं निम्नांकित को सही कालानुक्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। ओके, तो पहले आते हैं हमारे बंगाल अपराध विधि संशोधन अधिनियम। इसको 1925 में स्थापित किया गया था। बंगाल आतंकवाद विधि दमन अधिनियम, इसको 1932 में लाया गया था। आतंकवाद में 32 दांत तो टूट ही जाते हैं। बंगाल आपात शक्ति अध्यादेश, ये भी 1932 में आया था। आपात की शक्ति मिल गई, 32 दांत अपने आप टूट गए। बंगाल अपराधी विधि संशोधन अधिनियम, ये 24 घंटे चलता था, तो 1924 में आया था। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? बंगाल अपराधी विधि संशोधन अधिनियम या अध्यादेश 1924, 24 घंटे चल रहा था। फिर आता है बंगाल अपराध विधि संशोधन अधिनियम, तो जो विधि है इसमें अपराध विधि संशोधन अधिनियम आया 1925 में। फिर आता है बंगाल आतंकवादी गतिविधि दमन अधिनियम 1932। बंगाल आपात शक्ति अध्यादेश 1932। बंगाल अपराध विधि संशोधन अधिनियम 1925।
बंगाल आतंकवादी गतिविधि दमन अधिनियम 1932, बंगाल आपात शक्ति अध्यादेश 1932 और जो बंगाल अपराधी विधि संशोधन विधेयक है 1924 में आया था। भारतीय संगीत के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। इतना 19वीं सदी में दरबारी संरक्षण में कमी, एक नए शहरी पश्चिमी शिक्षा प्राप्त वर्ग का उदय जिसने शास्त्रीय संगीत को दरबारों और मंदिरों से निकलकर धर्मनिरपेक्ष बनाने की कोशिश की, और जो एक नए संस्कृति परिवेश का द्योतक है। तो ये सही हो जाएगा, पहला तो सही है आधुनिक संगीत के बारे में। दूसरा क्या कह रहा है, नए सांस्कृतिक परिवेश ने शास्त्रीय संगीत की संरचना और रूप में मौलिक बदलाव किया, सही है। एक समुदाय के रूप में राष्ट्र के उभारण ने भारतीय सांस्कृतिक संगीत को उपयुक्त तरीके से परिभाषित, पुनर्गठित, पोषित और उपभोगित किया है, तो ये सही हो जाएगा। संगीत में नव विकसित रुचि, इसका अभ्यास और प्रस्तुति पूर्णतः राष्ट्रवादी आदर्शों से प्रेरित थी, तो ये गलत हो जाएगा, लास्ट वाला गलत है। संगीत शब्द के अंतर्गत गायन, वादन, नृत्य इन तीनों कलाओं का समावेश माना जाता है। संगीत को इतिहास की, सभ्यता, संस्कृति के विकास से अलग नहीं किया जा सकता। 19वीं सदी में दरबारी संरक्षण में कमी के साथ ही एक नई शहरी पश्चिमी शिक्षा प्राप्त वर्ग का उदय के द्वारा शास्त्रीय संगीत को दरबारों और मंदिरों से निकलकर एक नए सांस्कृतिक परिवेश का द्योतक माना। इस नए सांस्कृतिक परिवेश ने संगीत की संरचना और रूपों में अत्यधिक बदलाव किया। आगे चलकर आधुनिक संगीत युग में इसे नए तरीके से परिभाषित, पुनर्गठित और पोषित किया गया। संगीत को विकसित करने में सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रवादी आदर्शों का योगदान माना गया है। भारत पर पाश्चात्य विचारों के प्रभाव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताइए। पाश्चात्य के बारे में बताना है। अंग्रेजी शिक्षा ने पाश्चात्य विचारों के असीम द्वार खोल दिए, जिन्होंने प्रारंभ में इन्हें अभिभूत कर दिया था, तो सही है। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से आई पाश्चात्य विचारों की स्वीकृति ब्रिटिश शासन की स्वीकृति के समानार्थी थी, नहीं थी। इसने तुरंत राजनीतिक सत्ता के खिलाफ राजनीतिक चेतना और प्रतिरोध को जन्म दिया था, नहीं दिया था। इसने तर्कवाद की भावना को जागृत किया, जिसके कारण हठ धर्मी सिद्धांतों की निरंकुशता एवं परंपरागत सत्ताओं, विश्वासों और प्रथाओं के खिलाफ मानसिक विद्रोह हुआ, तो ये भी सही हो जाएगा। पहला और दूसरा मतलब लास्ट वाला सही है बस। भारत में एक राजनीतिक सत्ता बनाने के साथ ही ये आवश्यक हो गया था कि इन्हें इस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है जो उनके सिद्धांतों को आगे ले जा सके। प्रारंभ में अंग्रेजी शिक्षा ने पाश्चात्य विचारों के माध्यम से उच्च वर्ग को अभिभूत किया। ये प्रभाव ब्रह्म समाज, एशियाटिक सोसाइटी आदि में प्रफुल्लित हुआ। तर्कवाद की भावना के विकसित होने से भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं में आई कुप्रथाओं, निरंकुशता को चुनौती मिली। इसने हठ धर्मिता को भी चोट पहुंचाई। इसके बावजूद ये कहना तर्कसंगत नहीं होगा कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से आई पाश्चात्य विचारों की स्वीकृति ब्रिटिश शासन की स्वीकृति के समानार्थी थी, क्योंकि कोई सत्ता हठ धर्मिता पर भी निर्भर नहीं होती। मतलब कोई भी जो सत्ता है वह हठ धर्मिता पर ही निर्भर होती है, और शिक्षा ने इसका विरोध किया। इस शिक्षा ने सर्वप्रथम धार्मिक विचारों और सामाजिक कुप्रथाओं को लेकर चेतना और प्रतिरोध को जन्म दिया, न कि राजनीतिक चेतना के प्रति। निम्नलिखित में से किस शहर को 1661 में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया था? इसका नाम है मुंबई। पुर्तगालियों ने 1534 में मुंबई को गुजरात के बहादुर शाह से छीन लिया था। 1661 में चार्ल्स द्वितीय के साथ
पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन डी वेगेंजा के विवाह के अवसर पर यह दहेज स्वरूप अंग्रेजों को प्रदान कर दी गई। बाद में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। लेखक और उनसे संबंधित कृति बताइए। तो पहले आते हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक। इनका संबंध है किनसे? गीता रहस्य से। अरविंद घोष, इनके द्वारा द आइडियल ऑफ द ह्यूमन यूनिटी लिखी गई है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा द यूनिटी ऑफ इंडिया लिखा है। और एस सुभाष चंद्र बोस के द्वारा द स्प्रिंग टाइगर लिखा गया है। तो ये गलत हो जाएगा, ये हुज टोई का है, तो लास्ट वाला गलत हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है गीता रहस्य, मांडले जेल में लिखी थी। अरविंद घोष के द्वारा द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी लिखी है अरविंद घोष ने। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा द यूनिटी ऑफ इंडिया लिखी गई है। हुज टोई के द्वारा द स्प्रिंग टाइगर लिखी है। द स्प्रिंग टाइगर सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। भारत में जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो इनका नाम है वीन्स। कौन थे? वीन्स थे। भारत की जनगणना 1891 में जरवाइस एथलेस्टन वीन्स जनगणना आयुक्त थे। 1872 को अंग्रेजों के समय भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, जबकि 1881 में लॉर्ड रिपन के समय भारत में नियमित जनगणना सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, जो कि प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर कराई जाती थी। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रवादियों द्वारा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की परोकारी की गई है? तो परोकारी नहीं की गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की समृद्धि की गई थी, भारत की औद्योगिकरण की गई थी, लेकिन बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए पूंजी या विदेशी पूंजी को आमंत्रित करना ये नहीं की गई थी। स्वदेशी पूंजीगत सामानों का निर्माण की गई थी। राष्ट्रवादियों द्वारा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए विदेशी पूंजी को आमंत्रण के सिद्धांत की परोकारी नहीं की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील संधि के अंतर्गत सिद्धांत नहीं है? पंचशील समझौते में कहा गया था कि एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता, संप्रभुता का पारस्परिक आदर करेंगे, सही है। राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधनों को साझा नहीं करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप करेंगे, सही है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रहेगा, तो ये भी सही हो जाएगा। नेहरू जी की विदेश नीति का मूल आधार पंचशील सिद्धांत है। यह पंचशील सिद्धांत और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत है। भारत और तिब्बत के बीच व्यापार एवं परस्पर व्यवहार से संबंधित 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन संधि में औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया। यह पंचशील समझौता निम्नलिखित 5 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान होगा। पारस्परिक अनाक्रमण का आश्वासन दिया। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने को कहा। समानता और परस्पर लाभ होगा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व निभाया जाएगा। निम्नलिखित में से किस कथन का लेखकीय श्रेय गलत तरीके से किया गया है? तो ये कौन से हो जाएंगे, देखते हैं। पहले दिया गया है, व्यक्ति को मरना चाहिए ताकि राष्ट्र जिंदा रहे। आज मुझे मरना चाहिए ताकि भारत स्वतंत्रता और गौरव प्राप्त कर सके, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, मध्यरात्रि के घंटे की दस्तक पर जब विश्व सो रहा होगा तब भारत प्रकाश और स्वतंत्रता के साथ जागेगा, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1920 में प्रारंभ हुआ संघर्ष मर मिटने का संघर्ष है, चाहे यह एक माह या एक वर्ष या अनेक महीनों या अनेक वर्षों में समाप्त हो, ये चित्तरंजन दास के द्वारा कहा गया था। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
अंतिम युद्ध शीघ्र ही प्रारंभ होगा, इसका परिणाम निर्णायक होगा। इसमें हमें इस संघर्ष में भाग लिया है और हमें यह करने पर गर्व है। भगत सिंह, सुखदेव और जय गुरु के द्वारा इसको कहा गया था, तो ये भी सही हो जाएगा। चित्तरंजन दास कांग्रेस एवं महात्मा गांधी के विचारों के समर्थक थे, परंतु 1920 में इन्होंने स्वीकार किया कि इन नीतियों से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात इन्होंने विधानसभा में प्रवेश कर ब्रिटिश सत्ता से असहयोग करने की नीति अपनाने की घोषणा की, जिसके लिए 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी गठित की। वे इसके पहले अध्यक्ष बने। 1920 में प्रारंभ हुआ संघर्ष मर मिटने का संघर्ष था, चाहे यह एक मास, एक वर्ष या अनेक वर्षों तक समाप्त हो, यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। जेम्स मिल और उनके उपयोगितावाद के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तो इन्होंने उपयोगितावादी होने के नाते जेम्स मिल संस्कृत एवं फारसी विद्या के दृढ़ समर्थक थे। क्यों करेंगे भैया उपयोगितावाद में, न तुम्हें शिक्षा आ रही, तो पहला तो गलत ही हो जाएगा। जेम्स मिल का मत था कि पाश्चात्य अधिनायकवाद के क्षय के उन्मूलन में सहयोग करने के बजाय उनको जारी रखने के दोषी थे। सही है। जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को लिखकर भारतीय इतिहास का सांप्रदायिक आधार पर वर्गीकरण किया है। सही है। मिल ने भारत की सामाजिक आर्थिक समस्याओं के कानून समाधानों का प्रयास किया था, तो ये सही हो जाएगा। स्कॉटिश इतिहासकार एवं अर्थशास्त्री जेम्स मिल उपयोगितावाद और उदारवाद के समर्थक थे। हालांकि इन्होंने ब्रिटिश सत्ता के लोगों को सभ्य बनाने के प्रचार का समर्थन किया है और वे विश्वास दिलाते थे कि न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक समस्याओं का अंत मात्र यूरोपियन सभ्यता के माध्यम से ही किया जा सकता है। प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1927 में। प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में हुआ। महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए गए थे। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच में पहली बार स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया। प्रोफेसर डी के कर्वे ने 1916 में पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बंगाल टेनेसी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था, तो इसको 1885 में लागू किया गया था। बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 में लागू किया गया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। इन्हीं की अध्यक्षता में बंगाल टेनेसी एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। साहित्यिक लेखन और उनकी लेखन की भाषा बताइए, कौन सी चीज किस में लिखी गई है। तो जो राधा नाथ रे हैं, ये तो किससे आएंगे, उड़िया से आते हैं। सुब्रमण्यम भारती, इनका संबंध है तमिल से। वीर भाई सिंह, ये पंजाबी से आते हैं। और केरल वर्मा का संबंध है मलयालम से। राधा नाथ रे उड़िया से संबंधित है। सुब्रमण्यम भारती का संबंध है तमिल से। भाई वीर सिंह का संबंध है पंजाबी से। केरल वर्मा का संबंध है मलयालम से। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताइए। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता जिस एक्ट द्वारा अस्तित्व में आया था वह डैश को पारित हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एक्ट डैश को पारित हुआ और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास डैश को पारित हुआ था। तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एक्ट अस्तित्व में आया था वो आया था 24 फरवरी 1857 के एक्ट के द्वारा। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे 18 जुलाई 1857 को आया था। और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एक्ट ये 5 सितंबर 1857 को आया। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता 24 जनवरी 1857 का एक्ट द्वारा अस्तित्व में आया था। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एक्ट 18 जुलाई 1857 को आया। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एक्ट 5 सितंबर 1857 को पारित हुआ था। 1884-85 में एक वाइस वार्षिक
हिंदू महिला को उसका पति मुंबई हाई कोर्ट ले गया, यह किस केस के नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है रुक्माबाई और दादाजी केस। रुक्माबाई का विवाह 11 वर्ष की अवस्था में हो गया था। वे डॉक्टर बनना चाहती थी। इसी के विद्रोह में 1884 से 88 में दादाजी ने मुंबई के हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया। तलाक स्वीकृत हो जाने के बाद रुक्माबाई ने लंदन में डॉक्टर की पढ़ाई की। इस केस को रुक्माबाई दादाजी केस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने द लेक ऑफ पम्स नामक उपन्यास लिखा है और अंग्रेजी में रचित, जिनमें रामायण और महाभारत ने एंग्लियन साहित्य में इन्हें स्थायी जगह दिलाई थी? तो उनका नाम है रमेश चंद्र दत्त। किनके द्वारा लिखा गया है? द लेक ऑफ पम्प्स, ये रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखा गया। रोने से आपके पंप जो लेक्स भर जाता है पूरा आंसुओं से। रमेश चंद्र दत्त ये 1848 से 1909 तक रहे हैं। आईसीएस के पद पर रहते हुए भी ब्रिटिश आर्थिक नीति की आलोचना की है। 1899 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के वे अध्यक्ष भी रहे हैं। इन्होंने द लेक ऑफ पम्प्स उपन्यास लिखा है। साथ ही अंग्रेजी में रामायण और महाभारत की भी रचना की थी। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेची कमीशन का संबंध किससे है? तो ये अकाल से था। स्ट्रेची कमीशन का संबंध 1880 में गठित किया गया स्ट्रेची कमीशन अकाल से संबंधित है। उस समय भारत के वायसराय लिटन थे। इसके अध्यक्ष रिचर्ड स्ट्रेची के द्वारा अकाल पीड़ितों को मदद पहुंचाने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। भारत में गठित मुख्य अकाल आयोग हैं। 1866 में कैंपबेल आयोग, 1896 से 97 में लॉयल आयोग और 1901 में मैकडोनाल्ड आयोग। सन 1767 से 1769 के प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का निष्कर्ष क्या था? तो इसमें हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया था और साथ ही मराठा और निजाम को भी हराया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1768 से 1769 के बीच हैदर अली ने अंग्रेजों को परास्त किया। मद्रास की संधि की, जिसके तहत इसके युद्ध में खर्चे जुर्माने अंग्रेजों ने हैदर अली को दिया था, परंतु यह संधि वास्तव में एक विराम संधि थी। रॉयल आदेशों के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या था? तो इसे कहा जाता था फरमान। रॉयल आदेशों के लिए फरमान का उपयोग होता था, जिसके तहत राजा या शासक फरमान जारी करता था। निम्नलिखित में से किसने कहा है हमारी व्यवस्था बहुत कुछ की तरह काम करती है, जो गंगा के किनारे से सभी अच्छी चीजें लेकर थेम्स के तट पर डाल देती है? तो ये कहा गया था जॉन सेल्विन के द्वारा। जॉन सेल्विन ने कहा था कि हमारी व्यवस्था बहुत कुछ सोखते की तरह काम करती है, जो गंगा के किनारे से बहुत सारी अच्छी चीजें लाकर थेम्स के तट पर डाल देती हैं। स्वतंत्रता के पूर्व वे रियासतें जिन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती थी, उनका नाम है बड़ौदा, ग्वालियर, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मैसूर। रियासतों को आम बोलचाल की भाषा में रजवाड़ी कहते हैं। वे ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सीधे शासित नहीं होते थे, बल्कि भारतीय शासकों द्वारा शासित थे। इनकी संख्या 565 है। इसमें बड़ौदा, ग्वालियर, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर के लिए 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। पुरुषों का समूह मोहॉक भारतीयों के वेश में 3 ब्रिटिश जहाजों पर चढ़ गया। उसने चाय की खेप को बोस्टन हार्बर में फेंक दिया। बोस्टन टी पार्टी के रूप में जानी जाने वाली यह घटना कब घटित हुई थी? तो इसको घटित हो गया था 16 सितंबर 1773। बोस्टन टी पार्टी का अमेरिकी क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। यह घटना 16 दिसंबर 1773 को तब घटित हुई जब बोस्टन के अधिकारियों द्वारा करयुक्त चाय के 3 जहाजों को ब्रिटेन को लौटाने से इनकार कर दिया। तो उपनिवेशवासियों के एक समूह ने जहाज पर सवार होकर
चाय को बोस्टन हावर में फेंक कर नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। शासक और उनसे संबंधित क्षेत्र बताइए। तो हैदराबाद से आते हैं हमारे निजामुल मुल्क, अवध से आते हैं शहादत अली, बंगाल का संबंध है मुर्शिद कुली खां से, और जो आरकाट है इनका संबंध है शहादतुल्ला खां से, संबंधित है। हैदराबाद निजाम से संबंधित है, निजाम उल मुल्क 1724 में स्थापित किया गया था। अवध में शहादत अली खां 1722 में थे। बंगाल में मुर्शिद कुली खां 1704 में थे। आरकाट शहादतुल्ला खां ये आरकाट में थे। अवध का अंतिम नवाब का नाम है वाजिद अली शाह। अवध के स्वायत्त राज्य की स्थापना संस्थापक शहादत खां बुनहारुल मुल्क थी। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने जब कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय अंग्रेज साम्राज्य में कर लिया, तब उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसी कंपनी की वास्तविक स्थिति के बारे में क्या सत्य है? तो यह एक मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था, तो ये सही हो जाएगा। फ्रांस के शासक लुईस 14वें के मंत्री कॉलवर्ट के प्रोत्साहन और सरकारी सहायता से 1664 में भारत से व्यापार करने के लिए प्रथम फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई। फ्रांसीसियों ने पूर्वी समुद्र तट पर पांडुचेरी, बंगाल में चंद्रनगर, मॉरिशस द्वीप में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, परंतु फ्रांसीसियों ने व्यापार में कम और राजनीति में अधिक रुचि प्रकट की। संभवतः इसका एक कारण कंपनी का राजकीय संरक्षण में बनाना था, और दूसरा कारण था कि फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांस से अधिक सहायता की आशा नहीं करते थे, क्योंकि फ्रांसीसी सरकार का ध्यान भारत की अपेक्षा अमेरिका में अधिक था। फ्रांसीसी गवर्नर अलेक्जेंडर ड्यूमान ने राजनीति में हस्तक्षेप की नीति को गंभीरता से लिया और सफलता भी पाई। इसके उत्तराधिकारी डुप्ले को इसमें प्रोत्साहन मिला और यह राजनीति में अनेक सक्रिय हो गया। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष के दौरान फ्रांस का राजा कौन था? इसका नाम है लुईस 15वां। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1746 से 1760 के मध्य हुए थे। इस समय फ्रांस का शासक लुईस 15वां 1715 से 1774 तक था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 में हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। 16 जनवरी 1761 को पांडुचेरी पर अंग्रेजों के अधिकार के साथ ही भारत में फ्रांसीसियों की दावेदारी समाप्त हो गई, लेकिन युद्ध का समापन पेरिस की संधि 1765 से हुआ था। भारत में अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई थी? तो डच के द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई थी मछलीपट्टनम में। 1602 में भारत में व्यापार के लिए प्रथम डच कंपनी की स्थापना हुई। डचों की नाविक शक्ति पर्याप्त दृढ़ थी और धीरे धीरे इन्होंने पुर्तगाली शक्ति को भी समाप्त कर दिया। 17वीं सदी में पूर्वी समुद्र के व्यापार पर डचों का आधिपत्य रहा और इन्होंने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को अपना प्रभाव नहीं जमने दिया। भारत में इन्होंने सर्वप्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। इसके बाद पुलिकट, सूरत, चिंसुआ, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नागपट्टनम, कोच्चि में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, परंतु डचों का मुख्य लक्ष्य दक्षिण पूर्व एशिया के टापू से व्यापार करना था। इस कारण से भारत में इन्होंने राजनीतिक प्रभाव को स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया। तो सबसे पहले मछलीपट्टनम में आए, फिर इन्होंने पूरी की पूरे पुल को पकड़ने की सूरत दिखाई, चैन लिया, चिंसुआ, फिर कासिम बाजार में जाके बेच दिया, लेकिन वहां पर कुछ भी पटली में बिका ही नहीं, तो बाल भी नहीं बिका पटली का। फिर नाग आया और उनको छीन गया। तो कुछ याद करनी पड़ेगी भैया इनको। क्वेश्चन आता है कब स्थापित किया गया है, कहाँ कहाँ, क्रम बताइए।
तो पहले आती है मछलीपट्टनम, फिर मछलीपट्टनम को पूरा पकड़ना था तो पुलिकट, सूरत, चिंसुआ। फिर काशिम बाजार में गए, पटली से एक बाल भी नहीं बिका, नाग आया और इसको छीन गया। निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को वेगेंजा की कैथरीन से विवाह में मुंबई दहेज में दिया था? तो ये पुर्तगालियों ने दिया था। 1661 में इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय ने वेगेंजा की कैथरीन से विवाह किया, जिसमें उन्हें पुर्तगालियों द्वारा मुंबई दहेज स्वरूप मिला था। 1580 में पुर्तगाल स्पेन के साथ सम्मिलित हो गए थे, जिससे स्वतंत्रता खो बैठे। बाद में मुगलों और मराठाओं से भी पुर्तगालियों का विरोध हुआ। 1629 में शाहजहां ने उनसे हुगली छीन लिया था। 1639 में मराठाओं ने उनसे सालसेट और बेसन छीन लिया था। पुर्तगालियों की धार्मिक कट्टरता, धर्म प्रचार एवं स्थानीय स्त्रियों से विवाह करने की नीति ने भी उनके अनेक शत्रु बना दिए थे। पुर्तगाली बाद के समय में व्यापार के प्रति उदासीन हो गए थे। राजनीति में अधिक हस्तक्षेप करने लगे थे, जिससे उनकी आर्थिक शक्ति समाप्त हो गई। अंत में यह भी स्वीकार करना पड़ा कि पुर्तगाल यूरोप का एक छोटा सा देश है। जनशक्ति या आर्थिक शक्ति की दृष्टि से वह इतना दूर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के लिए सर्वथा अयोग्य था। ये सब पुर्तगालियों के पतन के कारण थे। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक थे? तो इनका नाम है अल्फांसो दे अल्बुकर्क। वर्ष 1505 में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दे अल्मीडा को भारत भेजा गया, ताकि वह भारत में बाकायदा पुर्तगाली राज्य की स्थापना कर सके। इसे पुर्तगाली सरकार की ओर से निर्देश था कि वह भारत में ऐसे पुर्तगाली दुर्ग बनाए जिसका लक्ष्य रक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित करना था। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखने वाला उसका परवर्ती अल्फांसो दे अल्बुकर्क, जो कि 1509 से 1515 तक था। जो अल्बुकर्क है, इसने भारत में अनेक बंदरगाह नगरों, हिंद महासागर पर पुर्तगाली नियंत्रण स्थापित किया था। 1510 में गोवा पर पुर्तगाली अधिकार हो गया था। अगले वर्ष दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलका पुर्तगालियों के नियंत्रण में आ गई थी। फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज पर पुर्तगालियों का अधिकार 1515 में हो गया था। भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थान को उनके वर्ष में सम्मिलित कीजिए। तो कब किसने किस वर्ष में पुर्तगालियों के द्वारा स्थान प्राप्त किए गए हैं? तो सबसे पहले आता है कालीकट, इसको 1500 में प्राप्त किया था। कन्नानौर को 1505 में, फिर धाबुल को इन्होंने 1522 में, और पुन्नानी इसको 1525 में। कालीकट 1500, कन्नानौर 1505 में, धाबुल 1522 में और पुन्नानी 1525 में। स्वतंत्र राज्य बंगाल की राजधानी क्या थी? तो मुर्शिदाबाद थी। जो स्वतंत्र राज्य बंगाल है, इसकी राजधानी थी मुर्शिदाबाद। 1701 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। 1704 में इसने बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद में हस्तांतरित किया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्र हो गया था। इसके साथ हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे शोध।